डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे ओजोन डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन से पहले हम बात करेंगे ओजोन होती क्या है। तो ओजोन को आप भी लिखते हो, क्या लिखते हो, O3 करके लिखते हो। ओजोन मतलब क्या कहेंगे इसे हम, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। कि ऑक्सीजन के अंदर 3 मॉलिक्यूल है ये, ठीक है, 3 ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। वो चीज क्या कहलाई जाती है, ओजोन कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है, ओजोन। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ ओजोन इज फॉर्म्ड। ओजोन बनती किस तरह से है, तो ये किस तरह से बनती है, बाय अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बनती है बेटा। किसकी हेल्प से बनेगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और ऑक्सीजन से बनती है ये। किससे बने, ऑक्सीजन से बनती है। देखो इसीलिए तो ओजोन जैसे कि ऊपर की तरफ आके लेयर जो बन गई स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर इसकी, तो उसका मेन काम क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है हमें। क्यों बचाती है, बिकॉज ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन तो ओजोन के बनने में यूज हो जाती है, इसलिए वो नीचे तक आ ही नहीं पाती है। तो किस तरह से बनेगी, जैसे कि ये ऑक्सीजन हो गया, इसके ऊपर ये क्या आ गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ गई, और इसे ये क्या बन जाती है, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसे। मॉलिक्यूल की फॉर्म में प्रेजेंट नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। दिस नेसेंट ऑक्सीजन अगेन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये नेसेंट ऑक्सीजन किससे कंबाइन हो जाएगी, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, और क्या बना देती है, ओजोन। क्या बना देती है, ओजोन। अब जैसे ये ओजोन बन गई है तो इसके ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बनती रहेगी, ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन में ये कन्वर्ट होती रहेगी। तो सेम कि फॉर्मेशन एंड, ध्यान देना बेटा, formation and destruction of ozone is a continuous process. कि बनना और टूटना इसका कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो इस तरह से क्या बन गई, ओजोन लेयर बन गई है। और ओजोन लेयर सबको पता है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। कहाँ प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फीयर में। और ओजोन जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट, वहाँ पे भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बनी हुई है, लेकिन एक कम ओजोन मॉलिक्यूल होने के कारण वो क्या है, खाली गैस की फॉर्म में ही रह गई है, और ऊपर की तरफ क्या बन गई है, एक लेयर बन गई है। और लेयर कहाँ बने हैं, स्ट्रेटोस्फीयर में। अगर हम बात करेंगे तो मेन कितनी डिस्टेंस होती है, 21 किलोमीटर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन प्रेजेंट है। आगे मेरी बात, जो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है बेटा, एक लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है। किसकी फॉर्म में प्रेजेंट है, लेयर की फॉर्म में। हमने क्या कहा भाई, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, ठीक है, और किससे बनती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बनती है। ऑक्सीजन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ती है तो ये ब्रेक डाउन हो जाती है नेसेंट ऑक्सीजन में, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ओजोन। और इस तरह से डिस्ट्रक्शन एंड फॉर्मेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है ओजोन की, और ओजोन इस तरह से टूटती रहती है, बनती रहती है, ठीक है। और ये ओजोन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होती है मेनली क्या, स्ट्रेटोस्फीयर में। अर्थ के कितने सरफेस पे, 21। आपको एक आधी बुक में 20 से 23 किलोमीटर पर भी मिल जाएगा। अगर हम नॉर्मल बात करते हैं तो 21 किलोमीटर डिस्टेंस पे होता है। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। तो अगर हम बात करेंगे ओजोन, तो ये लेयर होती है। लेयर का जो फंक्शन हम बात करेंगे, ओजोन लेयर एक्ट एज अ ओजोन शिल्ड। किसकी तरह काम करती है बेटा, ओजोन शिल्ड की तरह काम करती है, ओके। ओजोन शिल्ड मतलब प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। किससे बचाती है अर्थ सरफेस को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। आपको भी पता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर धरती पे आती रहेगी तो धरती और भी ज़्यादा, अर्थ बहुत ज़्यादा वार्म होती रहेगी, और हमें स्किन रिलेटेड डिजीज, स्किन कैंसर कॉज कर देती है, स्किन की सेल को डैमेज कर देती है, इम्यून सिस्टम हमारा कम कर देती है, रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देती है, फोटोसिंथेसिस रेट को कम कर देती है, आइस में कैटरेक्ट कर देती है। मतलब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए अच्छी चीज़ नहीं होती है।
ठीक है बेटा। तो ओजोन जो मेन काम करती है, हमें किससे बचाती है, ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, बिकॉज दिस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज यूज्ड टू फॉर्म एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओजोन। ये कंटिन्यू बनना और कंटिन्यू प्रोसेस तो वहीं पे यूज हो जाती है, नीचे तक वो आती ही नहीं। देखो लोअर थोड़ा ट्रोपोस्फियर तक तो फिर भी आ, लेकिन बिल्कुल बॉटम तक कभी भी नहीं आती है ये। ठीक है बेटा, आगे मेरी बात वहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाती है। क्लियर है बेटा। तो अगर हम बात करेंगे ओजोन की जो थिकनेस होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन की जो थिकनेस होती है उसको हम डॉप्सन यूनिट में मेजर करते हैं। किसके अंदर मेजर करते हैं, डॉप्सन यूनिट, डीयू कहा जाता है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्या कहा जाता है इसे, डीयू कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा, इसे डीयू कहा जाता है। ओके, इसको याद रखना है। क्या कहा जाता है बेटा, डॉप्सन यूनिट। और 1 DU इज इक्वल टू 1 पार्ट्स पर बिलियन होता है बेटा, इतना होता है, 1 पार्ट्स पर बिलियन होता है। अगर हम बात करेंगे ओजोन, देखो हमारे आपको ज्योग्राफी में आप पढ़ते हो इक्वेटर पे एंड पॉल पे, तो इक्वेटर एंड पॉल पे इसकी थिकनेस में फर्क दिख जाता है आराम से, ठीक है। लेकिन यूं नहीं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, ये नॉर्मल है। तो आपको याद रखना है इसकी जो थिकनेस की यूनिट होगी मेजरमेंट, वो डॉप्सन यूनिट होगी, डीयू से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड 1 DU इज इक्वल टू 1 पार्ट्स पर बिलियन, मतलब 1 बिलियन का इतना हिस्सा, मतलब इतना हिस्सा क्या होता है, डीयू होता है। ओके बेटा। अब हम बात करेंगे, हमारा जो मेन टॉपिक आता है ओजोन डिप्लेशन, इसे कॉमनली क्या भी कह देते हैं, ओजोन होल भी कह देते हैं। क्या भी कह देते हैं, ओजोन होल। देखो बेटा प्रॉपर होल नहीं हुआ है कि प्रॉपर ही छेद हो गया, ऐसा नहीं होता है। देखो मैं आपको सीधा सा एक एग्जांपल बताऊं, हम रजाई लेके आते हैं, सर्दी में रजाई ओढ़ते हैं, ठीक है। तो उसमें जैसे कि नई नई जब रजाई होती है तो कॉटन होता है उसके अंदर, तो हमने अच्छे से बिनी हुई होती है और आराम से, मतलब वो प्रॉपर है और आप उसे ओढ़ लेते हो जब उसे पूरे की तरह, तो आपको क्या, जो बाहर आपकी लाइट भी ऑन है तो क्या आपको लाइट से आपकी जो लाइट होती है वो क्या रजाई के आर पार आ जाती है, आपके अंदर तक आती है, नहीं आती ना। अब वही रजाई 6-7 साल पुरानी हो गई है, उसके जो कॉटन थी इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, बट जो उसका कवर था वो एज इट इज, जो कवर था उसका वो एज इट इज प्रेजेंट है, ठीक है। वो कवर था, क्या था उसका, एज इट इज प्रेजेंट है। सॉरी बेटा डिस्टर्बेंस के लिए। तो हमने हमें क्या कहा था, जैसे कि हमने क्या कहा, रजाई की बात हम कर रहे थे बेटा। हमने क्या, जब हमारी नई रजाई होती है, अब उसको पूरा मुंह से कवर करके रख लेते हो, तो क्या होता है उसमें जो आप लाइट ऑन कर रखी हो हमारे आर पार नहीं जा रही, आती नहीं है। लेकिन वो 6 या 7 साल पुरानी हो गई, कॉटन इधर से उधर हो जाती है, उसका कवर अभी भी एज इट इज है, ठीक है। रुई टूट के इधर उधर हो गई है, तो अब आप लाइट के ऊपर देखते हो तो वो आपके आर पार आ रही है, नहीं आती है, नॉर्मल आप करके देखो तो मतलब वो पतली हो गई है। पहले जहाँ एक थिकनेस थी हमारी रजाई की, अब धीरे धीरे वो कॉटन इधर उधर से उधर होते हुए कवर रह गया और वो उसकी थिकनेस क्या हो गई है, कम हो गई है, पतली हो गई है, छेद नहीं बना है, क्या हो गई है, पतली हो गई, जिससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अब आने लग गई है। तो क्या कहेंगे हम इसे, थीनिंग ऑफ। इस क्वेश्चन में आप इसकी डेफिनेशन में 3 क्वेश्चन, और यहां से आपका एनटीएससी में भी क्वेश्चन आया हुआ है, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज कॉल्ड ओजोन डिप्लेशन। थिन हो गई है और स्प्रिंग सीजन में दिखाई देती है हमें ओजोन होल। कब दिखाई देता है, स्प्रिंग सीजन में, और स्प्रिंग सीजन में ये अपनी एवरेज थिकनेस पर भी होती है। आपको पता है ना, जब फेब मार्च अप्रैल का जो महीना होता है इसे हम कौन सा महीना कहते हैं, स्प्रिंग सीजन कहते हैं। सोलर लाइट इंटेंसिटी आती है, अच्छे से आती है, और यहाँ पे आप देखते हो ब्लॉसम से सारी चीजें आनी शुरू होती है। तो इस स्प्रिंग सीजन के अंदर ये क्या होती है, दिखाई देती है बेटा, क्या होती है, दिखाई देती है, ठीक है। ये हॉल दिखाई देता है, और कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमारे पास क्वेश्चन आया था कि ओजोन हॉल कौन से सीजन में दिखाई देता है, स्प्रिंग विंटर, ये आपको याद रखना है कौन से सीजन में दिखाई देता है, ये स्प्रिंग सीजन में दिखाई देगा। थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन इज नोन एज द ओजोन डिप्लेशन। और सबसे पहले जो ये देखा गया था एंटार्क्टिका रीजन के अंदर देखा गया था,
कौन सी ईयर में देखा गया था? 1985 के अंदर। उसके बाद कौन से रीजन में देखा गया था? आर्कटिक रीजन के अंदर देखा गया था इन 1990 के अंदर। कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे ओजोन होल है। अब मैं आपको बताऊंगी, कभी आपने भी पढ़ रखा होगा, आप इसके बारे में जानते भी होंगे कि भाई इस तरह से अंटार्कटिका में सबसे पहले ओजोन होल देखा गया था, आर्कटिक रीजन के अंदर भी देखा गया था। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ 1957 से लेके 1970 तक इसकी जो थिकनेस थी वो 280 से लेकर 325 डॉप्सन यूनिट थी। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1979 के अंदर 225 डॉप्सन यूनिट हो गई। कितनी हो गई बेटा? 225 डॉप्सन यूनिट हो गई। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 1985 के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 158 के अराउंड क्या हो गई? इसकी डॉप्सन यूनिट हो गई। एंड 1994 के अराउंड बात करेंगे तो 78 के अराउंड इसकी क्या है? डॉप्सन यूनिट है। तो ये कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है, थिनिंग होती जा रही है। अब अगर किसी आपने पढ़ लिया होगा अंटार्कटिका रीजन के अंदर, और आप सब बच्चे ये भी जानते हैं कि ओजोन को डिप्लीट करने के लिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, भी मैं बताऊंगी इसके बारे में, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन मेन होती है। और ये सबको पता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर से यूज होती है, निकलती है। और किससे निकलती है? एसी वगैरह से भी निकलती है, यहाँ से सबको पता है। लेकिन आपको ये भी नॉलेज है, आपको सबको ये भी पता है कि आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन। इतने ठंडे एरिया है कि वहां पे एसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, वहां रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। आप ठंड होती है, हमारे यहाँ लगा ठंड में, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम नॉर्मल मतलब मैं अगर बात करें 18, 17 इस तरह का टेम्परेचर चला भी जाता है। काफ़ी बार 7 भी 8 भी इस तरह के टेम्परेचर भी रहे हमारे आसपास में। तो उस टाइम पे आप अपनी सारी चीज़ें फ्रिज में रखते हो? कभी ध्यान दिया है कि जो वेजिटेबल्स है, दूध वगैरह है, क्या आप उस टाइम रखते हो? जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बाहर इतना मौसम है कि हमें वहाँ पे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो अंटार्कटिका और आर्कटिक तो चिल्ड रीजन है, कोल्डेस्ट रीजन है, सबको पता है। उसके बावजूद वहाँ पे ओजोन होल क्यों हुआ? वहाँ पे तो ये चीज़ें यूज ही नहीं की जाती, क्योंकि यही मेन है जो क्या करता है, ओजोन को डिप्लीट करेगा। कैसे करेगा हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे आता है कि अगर तो कभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आया हो कि आपने सिर्फ पढ़ लिया, आपने कभी दिमाग लगाया हो, क्वेरीज आनी चाहिए इस तरह की कि भाई हमारे यहाँ पे सबसे कोल्ड रीजन होने के बावजूद यहाँ पे होल कैसे हो गया, जहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ना के बराबर ही मतलब यूज ही नहीं किए जा रहे हैं। आपको पता है यहाँ पे 6 महीने इतने ज्यादा चिल्ड कंडीशन होती है कि दूसरी चीजों से कट हो जाती है। आप ज्योग्राफी में सारी चीजें पढ़ते होंगे। अब मैं अगर बात करूँ तो ये इसमें हुआ किस तरह से, ध्यान देंगे बेटा। जनरली आपको सबको पता है कि एयर फ्लो कर रही है, जो यहाँ पे आती है, ध्यान देना बेटा सारे बच्चे। इन रीजन में होल देखने का सबसे पहले यही देखा गया था। रीजन भी क्या है, क्यों यहाँ डिप्लीट हुआ है? क्योंकि नॉर्थ अमेरिका रीजन से, ब्राजील रीजन से यहाँ पे एयर का फ्लो होता है और वहाँ पे एक्सेस अमाउंट के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है। वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन अबंडेंट यूज़ किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन एयर मूव करते तो मूव करती हुई कहाँ आती है? अंटार्कटिका आर्कटिक रीजन के अंदर आती है। और वहाँ पर जब सर्दी का मौसम रहता है, जब सर्दी बनती, सर्दी के मौसम में बट दिखाई कब देगी? स्प्रिंग सीजन में दिखाई देगी, ध्यान देना। तो वहाँ पे आने के बाद जब सर्दी को फ्लो करती रहती है, अगर नॉर्मल मौसम होगा तो आगे फ्लो कर जाएगी, लेकिन सर्दी का मौसम है तो वहाँ पे आपको सबको पता है एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा चिल्ड हो जाता है कि एयर मूव नहीं करती, वहीं पर इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है कोल्ड रीजन में। क्या होती है? वहीं पर कोल्ड रीजन में इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन इकट्ठा हो जाएगा, तभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन निकलना शुरू हो जाएगा और ये क्या करता है? ओजोन को डिप्लीट करना शुरू करता है। क्या? क्योंकि अब वहाँ पे वो जो एयर थी जो अमेरिका से, ब्राजील से, ठीक है, यहाँ से आ रही थी, वो वहीं पर रह गई है। अंटार्कटिका रीजन, आर्कटिक रीजन के अंदर रह गई है, वहाँ से वो फ्लो नहीं कर पा रही कोल्ड रीजन के अंदर। जब वहाँ पे ठंड पड़ती है उस टाइम पे 6 महीने वहाँ नॉर्मल मौसम होता है, लोग रहते हैं, लेकिन 6 महीने इतना ज़्यादा होता है, -85 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वहाँ पे चला जाता है। ह्यूमिडिटी नहीं रहती वहाँ पे आसपास में, तो वो वैसे उस तरह से। तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा, वहाँ पे जब देखा गया कि भाई इस तरह से इकट्ठी हो जाते हैं एयर और सन की रेडिएशन आती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से अब क्या आती है? क्लोरीन रिलीज हो जाएगी और क्लोरीन ओजोन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करती रहती है और उसके कारण ओजोन बन नहीं पाती और धीरे धीरे डिप्लीट हो जाती है। और दिखाई कब दी? जब स्प्रिंग सीजन में, जब सन की लाइट प्रॉपर आनी शुरू हुई, तो स्प्रिंग सीजन के अंदर ओजोन होल वहाँ पे दिखाई दिया। तो पता लगा मतलब कर कौन रहे थे? भुगतना किसी और को पड़ा। भाई ये चीज़ें यूज तो कौन कर रहे थे? अमेरिकन्स कर रहे थे, नॉर्थ अमेरिकन्स वाले कर रहे थे, ब्राज़ील वाले अलग, वहाँ पे आसपास जो भी यूरोपियन कंट्रीज थी
वो यूज कर रहे, लेकिन भुगतना किसको पड़ा, आर्कटिक और अंटार्कटिक। हालांकि वो चीज यूज भी नहीं कर रहे, एयर फ्लो कर रही है, एयर का मूवमेंट होने के कारण वहां पे रुकती है, एयर ठंड के मौसम में फ्लो नहीं कर पाती और धीरे धीरे वहां पे ओजोन को डिप्लीट करना शुरू कर देती है। ओके बेटा, ये आपको जनरल बताने के लिए भी मेरे हिसाब से बहुत बच्चों ने अभी तक सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से ये हुआ होगा। दिमाग में आपने देख तो लिया अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन के अंदर होती है, बट ये तो चिल्ड है, वहां पे तो इन सब चीजों का यूज किया ही नहीं जाता है। क्लियर है ना बेटा, आगे मेरी बात समझ में। ओजोन डिप्लेशन हमने क्या किया, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इज नोन एज ओजोन डिप्लेशन। दिखाई स्प्रिंग सीजन में देती है ये, अंटार्कटिका रीजन में 1985 के अंदर और आर्कटिक रीजन में 1990 के अंदर कंफर्म हो गया था, और इतनी से लेके इतनी डिक्रीज हो गई है वहां पे, क्योंकि इन देशों के अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस को यूज किया जाता है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। अब हम बात करेंगे ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस के बारे में। ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंसेस ओडीएस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडीएस, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। दीज आर द सब्सटेंस which deplete ओजोन लेयर। जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। मेन जो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होता है, मीथेन होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, याद रखना। क्वेश्चन में हम दिमाग में रखते हैं ग्रीन हाउस गैसेस में भी यही आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन भी आती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी आती है, कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जरूर है, लेकिन वहां पे इस तरह के ऑप्शन आते हैं, हम ये सारी चीज दिखाते हैं। तो याद रखना ओजोन डिप्लेटिंग में CO2 का कोई रोल नहीं होता है, इसको याद रखना। मेन इन सब में अमंग ऑल ऑफ दिस CFC इज द मोस्ट डेंजर। इन सब में CFC सबसे ज्यादा डेंजर होती है। क्यों होती है, ध्यान देना मैं पूरी, क्योंकि जो CFCl3 क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, 3 कार्बन क्लोरीन मॉलिक्यूल है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे पड़ेगी, इनमें क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब ये क्या करेंगे, CFCl2 अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में CFCl प्लस Cl हर बार क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है, एंड दिस क्लोरीन मॉलिक्यूल कंबाइंड विद ओजोन मॉलिक्यूल, और क्या बना देता है, ये ऑक्सीजन को फ्री छोड़ देता है। ठीक है बेटा, इस तरह से आती है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे ClO2 और ओजोन मॉलिक्यूल से कंबाइंड हो जाता है और क्या बना देता है बेटा, यहाँ पे ये Cl और ये Cl निकल जाएगा +2 ऑक्सीजन। इस तरह से क्या होते हैं बेटा, रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब यहाँ पे कि आपने ये बैलेंसिंग में थोड़ा सा ठीक कर लेना। नॉर्मल अगर मैं आपको बात करूँ इसे केमिस्ट्री के हिसाब से, आप बैलेंसिंग में नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज हुई यहाँ पे, तो ये एक्टिव क्लोरीन मॉलिक्यूल्स जो होता है वो तुरंत, जहां ये नॉर्मल प्रोसेस चल रही होती है, ओजोन है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है, ये यहाँ पे बनती है, दोबारा से जुड़ जाती है, बट अब यहाँ पे ये चीज नहीं होगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल ओजोन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड हो जाता है, आप मानोगे नहीं, जब ये ओजोन मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड होता है तो 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज करता है, मतलब इतनी ज्यादा एक्टिव होता है कि ओजोन के लाखों मॉलिक्यूल्स के साथ एक क्लोरीन मॉलिक्यूल कंबाइंड हो जाता है, लाख मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं। तो अभी ऑक्सीजन बाइंड नहीं हो पाती है, ठीक है, और ओजोन बन नहीं पाएगी तो धीरे धीरे टूट रही है ओजोन की लेयर, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं, डिप्लेशन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जिसे हम डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर कह रहे हैं। आई मेरी बात आपके रिएक्शन में बेशक मजा, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया बेटा कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक्टिव क्लोरीन रिलीज हो जाती है, एंड दिस एक्टिव क्लोरीन कंबाइंड विद द ओजोन मॉलिक्यूल्स के साथ में, और एक साथ 1 लाख के साथ बाइंड होकर 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज कर देती है। ओजोन नहीं बन पाएगा, डिस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगी, दोबारा से फॉर्म नहीं हो पाएगी, तो ओजोन धीरे धीरे क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है। ऐसे ये जो केमिकल है ये भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को शो करते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ओजोन डिप्लीट हो रही है, और सबसे ज्यादा कौन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन।
आज हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को अबंडेंट यूज करते हैं, सबको पता है कि कूलिंग एजेंट के लिए यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं, हम एसी में यूज करते हैं। आज हर घर में एसी है, आज हर घर में रेफ्रिजरेटर है। तो लार्ज एरोसोल्स जो होते हैं, एरोप्लेन जो फ्यूल यूज किया जाता है, वहां से भी एक्सेस अमाउंट के अंदर क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज होती है, जिसके कारण धीरे धीरे ओजोन लेयर क्या होती जा रही है, डिप्लीट होती जा रही है, और उसका असर हमें भुगतना पड़ रहा है। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन, क्या इफेक्ट हो रहे हैं? सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन धरती पर पड़ती है तो स्किन सेल्स को डैमेज कर देती है, डैमेज द स्किन सेल विच कॉज स्किन कैंसर। तभी तो वहां पे देखा गया था कि अंटार्कटिका रीजन के अंदर स्प्रिंग मौसम जब आया तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जैसे आ रही, तो वहां पे लोगों में कॉमन चीज देखने को मिली, स्किन कैंसर देखने को मिला और आईज के अंदर कैटरेक्ट देखने को मिला। तो जिसके कारण क्या पता लगा, कुछ क्या ऐसा हो रहा है, तब पता लगा, उसको मेजरमेंट किया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हो रहा है। फिर वहां पे पता लगा कि इस तरह से क्या हो रही है, वहां पे वो डिक्रीज हो रही है, तो स्किन कैंसर कॉज करती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अगर अर्थ पर आती है तो आई कैटरेक्ट कर देती है। ध्यान देना बेटा, इसका मतलब क्वेश्चन तुमसे पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई कैटरेक्ट का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेमेशन इन कॉर्निया, कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, खराब हो गया है कॉर्निया, ठीक है, जिसके कारण जिसे हम क्या कहेंगे, आई कैटरेक्ट, और इट इज आल्सो नोन एज द स्नो ब्लाइंडनेस। क्या भी कहा जाता है इसे? स्नो ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है, धुंधला धुंधला सा होता है, व्हाइट व्हाइट सी, ठीक है, स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है। तो तुमसे क्वेश्चन पता है क्या पूछा गया है आपसे इधर, अभी तक जो एनटीएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि आई कैटरेक्ट स्नो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन, या इस तरह से यह क्वेश्चन पूछा गया कि स्नो ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू इन्फ्लेमेशन इन रेटिना, इन्फ्लेमेशन इन कॉर्निया। तो आपको याद रखना है कॉर्निया को अफेक्ट करती है बेटा ये। ओके, क्लियर है सारे बच्चों को? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आती है तो इम्यून सिस्टम को क्या करती है? इफेक्ट करती है, डिक्रीज द इम्यून रेस्पॉन्स, इम्यूनिटी पावर खत्म होनी शुरू हो जाती है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमारे एंटीबॉडी सेल्स खत्म होनी शुरू हो जाती है, इम्यून रेस्पॉन्स को डिक्रीज करती है। इट आल्सो डिक्रीज द रिप्रोडक्टिव रेट, रिप्रोडक्टिव रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है? फीटस अर्ली मंथ में होता है, 3 या 4 मंथ होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यहाँ पे पड़ती है तो फीटस मतलब पहले ही इमेच्योर ही क्या होता है? डेड हो जाता है वो, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव रेट क्या होती है? धीरे धीरे कम, एनिमल्स में भी और ह्यूमन बीइंग में भी। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आल्सो डिक्रीज द फोटोसिंथेसिस रेट, क्लोरोफिल को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, डिक्रीज फोटो सिंथेसिस रेट, ठीक है। मेनली प्लांट जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर क्या करती है बेटा? फोटोसिंथेसिस रेट को वहां पे डिक्रीज कर देती है। क्लियर है? आपकी सारी चीजें याद रखनी है। इफेक्ट ऑफ ओजोन डिप्लेशन हमने क्या किया? स्किन सेल को डैमेज कर दे, उससे स्किन कैंसर हो जाता है। आई कैटरेक्ट कर देती है, जिसे आप क्या बोलते हैं? मोतिया बिंदी से कॉमन बोलते हैं। इन्फ्लेमेशन होता है कॉर्निया में, स्नो ब्लाइंडनेस कहलाया जाता है, ठीक है। ये क्या करती है? इम्यून रिस्पांस को कम कर देती है, रिप्रोडक्टिव रेट को कम कर देती है, फोटोसिंथेसिस रेट को भी कम कर देती है। आगे मेरी बात समझ में? तो अब जैसे जैसे ओजोन डिप्लीट हो रही है तो ये तो एक कंसर्न का रीजन बन ही रहा है, कंसर्न का रीजन बन रहा है। तो गवर्नमेंट या जो एजेंसी होती है चुप तो बैठी नहीं है, तो उन्होंने काफी इनिशिएशंस चलाए, इनिशिएटिव प्रोग्राम्स चलाए बेटा। क्या चलाए गए बेटा? काफी इनिशिएटिव प्रोग्राम्स चलाए गए। तो ध्यान देंगे, इनिशिएटिव प्रोग्राम फॉर ओजोन डिप्लेशन, ये आपको दो में प्रोग्राम में प्रोटोकॉल चलाए गए। 2 प्रोटोकॉल आपको याद रखना है, एक याद रखना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, सेकंड है हेलसिंकी प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था 1987 के अंदर और ये चलाया गया था 1989 के अंदर चलाया गया था। मॉन्ट्रियल के अंदर क्या कहा गया था? ये पहले 7 देशों ने इसके ऊपर साइन, जो इंडस्ट्रीज थी उन्होंने, उसके बाद काफी यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, काफी देश यहाँ पे जुड़ चुके हैं और सबने क्या कहा? टू रिड्यूस द यूज ऑफ, इसका जो ऑब्जेक्टिव था टू रिड्यूस द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कम से कम यूज किया जाए,
and to search the alternative of क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कोई अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए, ढूंढा नहीं गया जाए, कम से कम उसे यूज किया जाए और उसके बजाय और कोई चीज को यूज कर लिया जाए। तो यहाँ पे क्या था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल शुरू किया गया 1987, ईयर भी याद रखना है। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे उसने क्या कहा कि रिड्यूस, कम से कम यूज किया जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का और अल्टरनेटिव ढूंढ लिया जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। ठीक है, हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1989 के अंदर हेल्ड हुआ था। इसके अंदर क्या कहा गया था कि रिप्लेसमेंट कर ढूंढ लिया गया था इसमें, और रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन टू हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC। किसके अंदर, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि जब ये हाइड्रोजन के साथ होती है तो क्लोरीन की ज्यादा एफिनिटी होती है हाइड्रोजन से कंबाइंड होने की एज कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, आपको पता, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो क्लोरीन ज्यादा किसके साथ कंबाइंड होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल उससे निकल नहीं पाता, वहीं पे उससे कंबाइंड हो जाता है और वो क्या होता है बेटा, फ्री क्लोरीन नहीं निकलेगा, फ्री क्लोरीन नहीं निकलेगा तो उसके कारण क्या हो जाए, हाइड्रोक्लोरिन से CF प्लस Cl निकल तो HCl हो जाता है, जिसके कारण क्या नहीं हो पाएगा बेटा, वहाँ पे फ्री क्लोरीन नहीं होगा, फ्री क्लोरीन नहीं होगा तो वहाँ पे आगे की रिएक्शन नहीं होगी, इससे बच जाता है। तो याद रखना, एक दो चीजें आपको याद रखने में लिए, दोनों प्रोटोकॉल आपको याद रखने हैं, मॉन्ट्रियल एंड हेलसिंकी प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल 1987 में और हेलसिंकी 1989 के अंदर किया गया था। किसके अंदर रिड्यूस किया गया था, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में, रिप्लेसमेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन में किसमें कर दिया गया था, हेलसिंकी प्रोटोकॉल के अंदर। क्लियर, क्लियर है सारे बच्चों को। तो ये हमारे पास में क्या था, ओजोन होल के बारे में था। किसके बारे में था, ओजोन होल के बारे में था, ओजोन के बारे में था। अब फटाफट से हम बात करेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे, हमने क्या पढ़ा इस वीडियो के अंदर, ओजोन। ओजोन क्या होता है, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। किससे बनता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। किस पे पड़ी, ऑक्सीजन पे। क्या बना देता है ये, नेसेंट ऑक्सीजन बना देता है। क्या बना देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज कंबाइंड विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ओजोन। तो ये कंटिन्यूअस, टूटती भी रहती है, तुरंत बन भी जाती है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है ओजोन की। ओजोन किसका काम करती है, शील्ड का काम करती है, ये हमें बचाती है, कौन सी रेस से बचाएगी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बट आज ह्यूमन बीइंग की लाइफस्टाइल इस तरह से आ गई है कि हम एक्सेस अमाउंट के अंदर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज करते हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गई, मीथेन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन हो गए, और इनमें से ज्यादा क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इससे फ्री क्लोरीन रिलीज हो जाते हैं, दिस फ्री क्लोरीन कंबाइंड विद द ओजोन मॉलिक्यूल, और इससे 1 लाख कम से कम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज में बाइंड होकर 1 लाख ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं फ्री, इस जो दोबारा से बाइंड होकर ओजोन नहीं बना पाते हैं। तो इस तरह से ओजोन डिप्लीट होती जा रही है, और इसे हम क्या कहेंगे, ओजोन डिप्लीशन कहेंगे। क्या कहेंगे इसे, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन डिप्लीशन हमने क्या बताया, थीनिंग ऑफ ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फीयर ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन। वो चीज क्या कहलाई जाती है, ओजोन डिप्लीशन कहलाई जाएगी। इससे पहले कहाँ पे देखा गया था, एंटार्क्टिका के अंदर देखा गया था 1985 के अंदर। उसके बाद कहाँ पे देखा गया, आर्कटिक रीजन के अंदर 1990 के अंदर। इसकी यूनिट क्या होती है, डॉप्सन यूनिट। एंड 1 डॉप्सन यूनिट मतलब एक ये का बिलियंस पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ओजोन डिप्लीशन है, ये वाले इसके मेन फैक्टर्स हो गए हैं। ओजोन डिप्लीशन हो गए तो क्या क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, स्किन कैंसर हो जाता है, आई कैटरेक्ट हो जाता है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, स्नो ब्लाइंडनेस कहेंगे। और किसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाता है। आपको पता नहीं इन्फ्लेमेशन क्या होता है, लड़ने की कोशिश तो स्वेलिंग वहां पे आने शुरू हो जाती है। ठीक है, और सेकंड अगर हम बात करेंगे तो हमने क्या कहा, रिप्रोडक्टिव रेट कम हो जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है, और फोटोसिंथेसिस रेट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, ये सब कम हो जाते हैं, और इनको बचाने के लिए प्रोटोकॉल चलाए गए हैं। एक प्रोटोकॉल हमने क्या कहा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और एक प्रोटोकॉल हमने क्या कहा, हेलसिंकी प्रोटोकॉल का। ये 1987 के अंदर, ये 1989, इनके ईयर भी पूछे गए, बड़ा याद रखना। 1989 के अंदर इसके अंदर क्या कहा गया, रिड्यूस द यूज ऑफ
ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ठीक है, कम से कम किया जाए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कम से कम किया जाए। और इसके अंदर क्या कहा गया, रिप्लेसमेंट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में? तो ये हमने क्या कर लिया, ओजोन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाई कब देती है, स्प्रिंग सीजन के अंदर, बनती विंटर सीजन में। ओके बेटा, थैंक यू।